हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वीडियो में वो है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरी का सेकंड मॉडल है। फर्स्ट मॉडल हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं जो कि था वॉल्टर्स मॉडल, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गॉर्डन्स मॉडल से। अगर आपने वॉल्टर्स मॉडल देखा है, समझा है, तो आपको काफ़ी सिमिलर लगने वाला है वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, क्योंकि दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। पर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आज आपको कवर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। गॉर्डन्स मॉडल भी वॉल्टर्स मॉडल की तरह सपोर्ट करता है डिविडेंड पॉलिसी को कि वो रेलेवेंट है टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। जब हम थ्योरीज की बात करते हैं, चाहे वो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं या फिर डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरी हैं, तो उसमें एक रेलेवेंट थ्योरी और इररेलेवेंट थ्योरी, दो थ्योरीज आती हैं। रेलेवेंट थ्योरी का मतलब है जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी पॉलिसी बनाई है, चाहे वो डिविडेंड पॉलिसी है या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी है, वो वैल्यू ऑफ फर्म को रेलेवेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चेंज है तो ये भी चेंज होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो इररेलेवेंट थ्योरी है वो इसकी ऑपोजिट है। वो मानना है कि उसका इफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पर नहीं पड़ता। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये सपोर्ट करती है डिविडेंड पॉलिसी किसको, कि ये रेलेवेंट है टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द वॉल्टर्स मॉडल। तो वो हमको पता चलेगा इसके एग्जम्पशंस पर। अगर हम एग्जम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट एग्जम्पशन आती है नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ये बात हमने वॉल्टर मॉडल में भी करी थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया गया है। जो भी बात की जा रही है वो इंटरनल फाइनेंसिंग की जा रही है। यहाँ पर बाहर से कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज नहीं किया जा रहा इस थ्योरी में। ठीक है। नो टैक्सेस, यहाँ पर किसी प्रकार के टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर टैक्सेस एग्जिस्ट करेंगे तो ये थ्योरी बिल्कुल तो नहीं पर थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो अभी ये एग्जम्पशंस हम लेके चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, कोई भी यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट इज द परपेचुअल अर्निंग। परपेचुअल अर्निंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमेशा माना जाता है कि फर्म की एक परपेचुअल लाइफ है, लॉन्ग टर्म लाइफ है, लंबे समय तक फर्म सरवाइव करने वाली है। इस चीज़ को लेकर ही बिजनेस आगे काम करती है। अगर वो ये मान ले कि 1 मंथ बाद ही बंद हो जाएगा बिजनेस, तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो हमेशा यही एग्जम्पशन लेके चलती है कि हमारा बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है और इसकी काफ़ी अर्निंग्स वो देखने वाली है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी आप थ्योरीज को पढ़ते हैं तो एग्जम्पशंस को देखना और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलेंगे। कांस्टेंट लेके क्यों चला जाता है? क्योंकि अगर हमें एक्चुअल फंक्शनिंग देखनी है तो हमको बाकी चीज़ों को तो कांस्टेंट रखना होगा। अगर बाकी चीज़ों में ही कुछ चेंजेस होंगे तो एक्चुअल इफेक्ट हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये कांस्टेंट माना गया है। और आपको ये याद रखना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आर बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के ई से डिनोट किया जाता है। ये इसकी एब्रीविएशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो आपको फुल फॉर्म नहीं बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिटेंशन रेशियो भी यहाँ कांस्टेंट रहेगी। अब रिटेंशन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर रिटेंशन रेशियो को बी से डिनोट किया गया है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। ये जो रिटेंशन रेशियो है ये भी यहाँ पर कांस्टेंट मानी गई है। और रिटेंशन रेशियो से ही ग्रोथ रेट निकल के आती है, वो क्या है? बी मल्टीप्लाई बाय आर। बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो एंड आर स्टैंड फॉर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ग्रोथ रेट, और यहाँ पर ग्रोथ रेट भी क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। यहाँ पर जो चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है,
ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट है, लेकिन जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और ग्रोथ रेट को, तो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ रेट से ज़्यादा आएगी। और ग्रोथ रेट का मतलब ही क्या है? रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ग्रोथ रेट आता है, और ग्रोथ रेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब ठीक है, हमको ये पता चल गया कि एक्चुअल में क्या एग्जम्पशंस लेके चल रहा है वॉल्टर मॉडल। अब वॉल्टर मॉडल है क्या? तो अगर हम इसका क्रक्स देखें, इस पूरी थ्योरी में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ दो चीज़ें सामने आपको दिखेंगी। फर्स्ट, कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एवर्स हैं। रिस्क एवर्स मतलब कि वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारे इस थ्योरी के जो इन्वेस्टर्स ऐसे रहेंगे कि वो रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि रिस्क है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिस्क भी है, तो वो रिस्क होल्डर्स होते हैं एक तरह से, इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन इस थ्योरी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एवर्स हैं, जो रिस्क को अवॉइड करते हैं। अब जब रिस्क को अवॉइड करते हैं तो दूसरी बात इसमें यही आ जाती है कि इन्वेस्टर्स पुट ऑन प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट अनसर्टेन रिटर्न। इससे यही तो क्लियर होता है, इन्वेस्टर्स क्योंकि रिस्क एवर्स है, रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो सर्टेन रिटर्न को, सर्टेन रिटर्न का मतलब है जो सामने सामने रिटर्न दिख रहा है कि ये तो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इसको हम प्रीमियम करता है इन्वेस्टर। जबकि जो अनसर्टेन रिटर्न है, जो अनसर्टेन रिटर्न है उनको डिस्काउंट करता है। वो चाहता है कि जो अनसर्टेन रिटर्न है वो ना उनको फेस करना पड़े, और जो सामने सामने रिटर्न उनको दिख रहे हैं वो उनको मिल जाए। इसीलिए अगर हम इसका सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं? करंट डिविडेंड को। करंट डिविडेंड को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं रादर देन द फ्यूचर डिविडेंड। अब करंट डिविडेंड मिलेगी ही मिलेगी, जो रिटर्न उनको अभी मिल रहा है डिविडेंड की फॉर्म में वो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है देन द फ्यूचर डिविडेंड, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कितना रिटर्न मिलने वाला है, उसकी तब वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाली है ये उनको नहीं पता। इसीलिए वो मानते हैं कि करंट डिविडेंड मिल जाए तो वो बेनिफिट है उनके लिए, इम्पॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंस करंट डिविडेंड को देते हैं एज कम्पेयर टू द फ्यूचर डिविडेंड। तो क्रक्स तो आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर फर्म क्या एक्शंस लेने वाला है, इन्वेस्टर्स का ये बिहेवियर देखते हुए अब फर्म क्या कर सकता है? फर्म के पास भी दो एक्शंस हैं। क्या? या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे करंट डिविडेंड, जो कि इन्वेस्टर्स चाहते भी हैं, या फिर दूसरा वो अर्निंग को रिटेन कर ले और उनको फ्यूचर डिविडेंड दे। अब जब यहाँ पर ध्यान देती है फर्म, तो अगेन यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसिडर किया जाता है। अब अगर तो वो करंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इन्वेस्टर्स भी क्या चाहते हैं, वो हमेशा ये वाला ऑप्शन ही प्रेफर करते हैं कि उनको करंट डिविडेंड मिल जाए, और उसका रीज़न यही है कि जो फ्यूचर डिविडेंड है वो क्या रहने वाला है? अनसर्टेन रहने वाला है, बोथ विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट एज वेल एज द टाइमिंग। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जाके कितना डिविडेंड मिलेगा क्या पता, फर्म को उतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो क्या अमाउंट मिलने वाला है। दूसरा टाइमिंग, क्या आज का जो, जैसे अगर हम इसको एग्जांपल लेके देखें कि गोल्ड का रेट, आज जो गोल्ड का रेट है क्या 2 साल बाद वो सेम रहने वाला है? नहीं ना, वो 2 साल बाद बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही डिविडेंड, जो करंट डिविडेंड है उसका जो वैल्यू ऑफ फर्म है अब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाद में कितना होने वाला है, या बाद में मिलने वाले फ्यूचर डिविडेंड का अब कितना वैल्यू ऑफ फर्म है। तो टाइमिंग और अमाउंट दोनों को ही ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स हमेशा ये प्रेफर करता है कि उनको करंट डिविडेंड मिल जाए। इसीलिए वो हमेशा फ्यूचर डिविडेंड को क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं और प्रीमियम देते हैं जो करंट डिविडेंड है उनको। अब ठीक है, यही बात है जो हम रिपीट बार बार कर रहे हैं और उसको हम हर फॉर्म में यही पढ़ने वाले हैं। वॉल्टर्स मॉडल का मेन क्रक्स यही रहने वाला है।
इफ द अर्निंग्स आर रिटेन द मार्केट प्राइस वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब यहाँ पर देखो हमें दोनों तरीके से देखना पड़ेगा, फर्म के अकॉर्डिंग भी और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी। अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर अर्निंग्स को क्या करती है फर्म रिटेन करती है तो उनका जो मार्केट प्राइस है एडवर्सली इफेक्ट होगा। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि उनका वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड का अगर हम अब देखेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर फर्म रिटेन करती है और फ्यूचर में जाके डिविडेंड पे करती है। ये अप्रोच, इस गॉर्डन्स अप्रोच को बिल्कुल अप्रोप्रिएट माना जा सकता है इस वाले अप्रोच के साथ। अ बर्ड इन द हैंड अप्रोच। अ बर्ड इन द हैंड अप्रोच का मतलब क्या है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ये वाली जो प्रोवर्ब है हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, क्या है कि मतलब हाथ में जो आना यानी कि करंट डिविडेंड अब मिलना बेटर है फ्यूचर डिविडेंड के मिलने से। फ्यूचर में कितना अमाउंट से मिलने वाला है, उसकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाली है, वो तो अनसर्टेन है, पता नहीं है। तो अभी जो करंट डिविडेंड मिल रहा है वो तो बेटर है ना। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट डिविडेंड इज बेटर देन द फ्यूचर डिविडेंड। और इसी को ही अगर हम ग्राफ फॉर्म में देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, डिस्काउंट रेट और रिटेंशन रेट। अब क्या है इसमें, डिस्काउंट रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन रिटेंशन रेट। जितना फर्म अगर रिटेन करना चाहेगी तो उतना ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर डिविडेंड को डिस्काउंट करेंगे, उनका डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जितना जितना रिटेंशन इंक्रीज होता जाएगा और डिस्काउंट रेट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जो ये जो हमको ग्राफ दिख रहा है वो यही बता रहा है कि डिस्काउंट रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द रिटेंशन रेट। अगर फर्म जितना डिसाइड करेगी कि वो रिटेंशन रेट ज़्यादा करने वाली है, अर्निंग को ज़्यादा रिटेन करेगी, उतना ही इन्वेस्टर्स डिस्काउंट करेंगे फ्यूचर डिविडेंड को। तो अभी हमने ग्राफ में जो रिटेंशन रेशियो देखा, तो रिटेंशन रेशियो का अगर हम मीनिंग देखें तो क्या है, इट इज़ अ परसेंटेज अर्निंग रिटेन, कि कितना परसेंटेज हम फर्म है वो रिटेन कर रही है, वो रिटेंशन रेशियो को बताता है। और इसका इन्वर्स रिलेशन है डीपी रेशियो से। डीपी रेशियो इज़ द डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब आप देखिए, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो 50% रिटेंशन रेशियो होगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, वो 40% हो जाएगा। यानी कि दोनों का ही इन्वर्स रिलेशन है, जैसे जैसे डीपी रेशियो बढ़ता जाएगा रिटेंशन रेशियो कम होती जाएगी। The omission of the payment of dividend or the payment of low dividend would lower the value of the firm। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है ये, क्योंकि ये अभी तक यही चीज़ बता रहा है कि जितना फर्म डिविडेंड को ओमिट करेगी, यानी कि डिविडेंड नहीं पे करेगी बल्कि उसको रिटेन करेगी या फिर कम डिविडेंड पे करेगी, उतना ही वैल्यू ऑफ जो शेयर है या वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, अब अभी तक हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया है, लेकिन इसको जब तक हम उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इन्वर्स रिलेशन है या किस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न है वो इफ़ेक्ट करने वाला है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को। तो इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी गॉर्डन मॉडल का है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ डिविडेंड। समझ आया आपको? जो मार्केट वैल्यू शेयर है किसका, प्रेजेंट का। अभी का जो मार्केट वैल्यू शेयर है वो किसके प्रेजेंट वैल्यू के